सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी अप्रैल 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले एक नौसैन्य अभ्यास INSLN डाइव एक्सरसाइज 2026 में भारत के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा INS निरीक्षक। तो ये अभ्यास का नाम है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। तो इसमें IN मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और ये SLN मतलब श्रीलंका को रिप्रेजेंट करता है। डाइव एक्स इसका पूरा नाम है और इसका आयोजन 21 से लेकर 27 अप्रैल तक हो रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में। कहां पर? श्रीलंका के कोलंबो में। और इसमें भारत की तरफ से हमारा जो नौसैन्य जहाज है INS निरीक्षक उसने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो ये तो एक न्यूज हो गई। इसी के साथ एक और न्यूज आप ध्यान रखना कि यहाँ पे भारत श्रीलंका को आरोग्य मैत्री के तहत जो मेडिकल मदद है, मतलब इसमें हम 2 भीष्म मेडिकल क्यूब भी दे रहे हैं श्रीलंका को ताकि जरूरत के समय तुरंत इलाज मिल सके। भीष्म का फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में आ चुका है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। अब मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो 2026 वाले सारे एक्सरसाइज में आपको रिवाइज कराता हूँ, फिर श्रीलंका भी चलेंगे। एक धर्मागार्जन अभ्यास हमने पढ़ा था भारत जापान के बीच में हुआ उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयर फोर्स ने आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार अभ्यास भारत US के बीच में हुआ हिमाचल प्रदेश के बकलो में, जबकि वज्र घात अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में। लामितीय अभ्यास अभी ये भारत सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। और इन सेतु अभ्यास भारत थाईलैंड के बीच में हुआ हिंद महासागर क्षेत्र में, मलक्का जल संधि के पास में। मिलान अभ्यास जो कि एक हमारा बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, हमारी सेना ने इसका आयोजन किया। कहाँ? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। और वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किया राजस्थान में ही। सागर कवच मॉक ड्रिल अभ्यास भारतीय तटरक्षक बलों ने इसका आयोजन किया माहे और केरल के तटों पर। सी ड्रैगन अभ्यास US नेवी ने इसका आयोजन किया था। बहुपक्षीय अभ्यास है, बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। कहां पर? गुआम में, जो गुआम क्षेत्र ये पैसिफिक ओशन है वहां पर। अमोघ ज्वाला सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया था बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में। काकाडू अभ्यास इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था, बहुपक्षीय अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया में ही। INS नीलगिरी ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। शक्ति द्वीप संयुक्त सैन्य अभ्यास ये एक त्रिसेवा अभ्यास है, ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इसका आयोजन किया था अंडमान और निकोबार कमान ने, मतलब हमारी तीनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। ट्राई सर्विस का मतलब ये हो गया। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। साइक्लोन एक्सरसाइज भारत इजिप्ट के बीच में हुआ था, अभी इजिप्ट में ही। ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था। कहां पे? राजस्थान की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। और डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, अभी उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये 2026 के अभी तक जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट वो हमने रिवाइज कर लिया। अब श्रीलंका भी आपको ले चलते हैं, ये रहा मैप में श्रीलंका। देखो इसकी 2 कैपिटल होती है, कमर्शियल कैपिटल इसके कोलंबो है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी श्रीलंकन रूपी, प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या है। बाकी मित्र शक्ति अभ्यास, लाइनेक्स अभ्यास और दोस्ती अभ्यास, इसमें भारत भी होता है, श्रीलंका भी होता है, लेकिन साथ में मालदीव भी होता है। कुछ प्रश्न आपको श्रीलंका से रिवाइज कराएं तो अभी श्रीलंका ने, आपको याद होगा, भारत को उनका सर्वोच्च सम्मान दिया था जिसे कहते हैं मित्र विभूषण। और पोसान पोया महोत्सव मनाया गया, वैशाख पोया उत्सव यहाँ मनाया गया। और श्रीलंका का DFCC बैंक ये भारत के गिफ्ट सिटी में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना था। एक हमने पढ़ा था कटारा गामा एसाला महोत्सव भी यहाँ मनाया गया था। स्लाइनेक्स अभ्यास जो पिछले साल हुआ था श्रीलंका के कोलंबो में। दितवा नाम का एक साइक्लोन टकराया था श्रीलंका से, काफी तबाही मचाई थी और इसका नाम दितवा यमन देश ने रखा था और हमने तो मदद के लिए वहां पे ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। ठीक है, तो श्रीलंका से ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र अभी किसने तैयार किया? तो आंसर होगा IIT रोपड़। तो याद रखना IIT रोपड़ ने भारत का पहला एकीकृत कृषि इंटेलिजेंस इकोसिस्टम बनाया है और इसे NM.AI के द्वारा तैयार किया गया। NM.AI आपको बता दूं IIT रोपड़ में स्थापित कृषि में ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का एक उत्कृष्टता केंद्र है और उसी ने इसको तैयार किया, भारत का पहला इंटीग्रेटेड कृषि इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। अब ये करेगा क्या? तो आप कहोगे ये एक ऐसी तकनीक है जो किसानों को मोबाइल या डिवाइस के जरिए खेती से जुड़ी सही और समय पर जानकारी देगा। कैसे काम करेगा? तो खेतों में छोटे छोटे सेंसर और मौसम मशीन इसमें लगाए जाएंगे। ये मशीनें जानकारी इकट्ठा करेगी, जैसे मौसम कैसा है, मिट्टी की हालत कैसी है और फसल में कीट यानी कि जो पेस्ट है वो है या नहीं है।
फिर एआई उस डेटा को समझकर किसानों को सलाह देगा। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे किसानों को पता लगेगा कि कब बीज बोना है, बुआई कब करनी है, सिंचाई कब करनी है, फसल को बीमारी से, कीट से कैसे बचाना है, मौसम खराब होने से पहले अलर्ट जारी कर देगा। तो ये सब इससे फायदे होंगे। और इसका खास फीचर क्या है? इंटरनेट नहीं होगा तब भी इसमें कुछ फीचर काम करते रहेंगे। तो ये सिस्टम किसानों का समय और पैसा बचाने में मदद करेगा। ये भारत का पहला एकीकृत कृषि इंटेलिजेंस इकोसिस्टम है जिसको आईआईटी रोपड़ ने तैयार किया। ठीक है, अब कुछ आईआईटी से संबंधित प्रश्न आपको रिवाइज कराते हैं। जैसे अभी हमारे जो विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी, इन्होंने आईआईटी मद्रास के कैंपस में आईआईटीएम ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को लॉन्च किया था। आईआईटी बॉम्बे और अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने साथ मिलकर सेंटर ऑफ एआई मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए समझौता किया। शिक्षा मंत्रालय ने किस आईआईटी के साथ मिलकर साथ ही एप्लीकेशन लॉन्च किया? आईआईटी कानपुर। आईआईटी गुवाहाटी ने हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल विलवणीकरण के लिए MXENE आधारित सामग्री विकसित की थी। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग ईटिंग फोटो कैटेलिक कोटिंग्स का परीक्षण करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया था। ठीक है, तो ये सभी आईआईटी अभी न्यूज में ध्यान रखना। वैसे भारत का जो पहला आईआईटी है वो कौन सा है? आईआईटी खड़गपुर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में लिसा गिल ये किस हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? तो सही उत्तर होगा अमरावती हाईकोर्ट। और अभी तक ये पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की न्यायाधीश थी और अब अमरावती हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। और इस तरह से अमरावती हाईकोर्ट या आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आप कह सकते हो ये पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। क्या नाम है? लिसा गिल इनका नाम है। अब हाईकोर्ट से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स, कुछ स्टैटिक के प्रश्न मैं आपको करवाता हूँ। जैसे पहले याद रखना हाईकोर्ट के बारे में आपको मिलेगा अनुच्छेद 214 से 231 तक। टोटल कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हैं। 25वां यही है अमरावती हाईकोर्ट। अच्छा, किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला जज कौन रही थी? अन्ना चांडी, केरल हाईकोर्ट में। और किसी भी हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस पूछेंगे तो लीला सेठ रही थी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है? जो प्रेसिडेंट होते हैं वो, आर्टिकल 217 के अनुसार। और शपथ दिलाते हैं उस राज्य के राज्यपाल, आर्टिकल 219 के अनुसार। अच्छा, हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। और हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय पूछेंगे तो 215। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर ये बना था रांची, झारखंड में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट बना केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में इन्होंने फैसला प्रकाशित किया था। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। कहां पे? केरल में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये कब मनाया गया? तो ये हर साल आपको पता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन 1993 में 73वें संविधान संशोधन को लागू किया गया था। और इस संशोधन से क्या हुआ था? इससे गांव की पंचायतों को कानूनी ताकत, संवैधानिक दर्जा मिला था। यानी अब गांव खुद अपने कुछ फैसले ले सकते थे। और ये दिन कब से मनाया जाने लगा? एक्चुअली में 2010 में जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? सशक्त पंचायत, सर्वांगीण विकास, एम्पावर्ड पंचायत, ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे पंचायती राज से ही ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न में यहाँ पे आपको कराऊंगा। थ्योरी की फॉर्मेट में मैंने इसको सेट कर दिया है। हर लाइन से यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है आपके एग्जाम में। जैसे कि फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक किन्हें कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी और उनकी सिफारिश पर ही 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और कहां से होती है? राजस्थान के नागौर से। खुद उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसको शुरू किया था। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ था। और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। याद रखना, भाग 9 और 11वीं अनुसूची। और आर्टिकल पूछोगे तो आर्टिकल 243 से 243 हो। और ये 73वां संविधान संशोधन हमने कहा 24 अप्रैल को लागू होता है, इसी कारण से हम 24 अप्रैल को हर साल ये दिन मनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ की एक एक लाइन, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। हर पॉइंट से प्रश्न बनता है, ध्यान में रखना। वैसे
डे वाला प्रश्न है, आज मैं आपको डेज रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। हर दिन डे वाला प्रश्न आ रहा है, मैं आपको बार बार रिवाइज करा रहा हूँ डे के प्रश्न। आज आप खुद से कोशिश करो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके कि अप्रैल के कौन कौन से डेज आपको याद है, लिखने की कोशिश करो, उससे आपको पता लगेगा कि याद है या नहीं है। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में टाटा स्टील ने कहा दुनिया की पहली इजी मेल्ट तकनीक लगाने के लिए एसएमएस ग्रुप के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा झारखंड में। तो भैया देखो, जो टाटा स्टील है इसने अभी जर्मनी का एसएमएस ग्रुप है और उसकी कंपनी है पॉलवुर्थ, उसके साथ मिलकर स्टील बनाने के लिए एक नया और ज्यादा साफ तरीका शुरू करने का फैसला किया है। एक्चुअली में पहले क्या होता था, स्टील बनाने के लिए हम कोयले या कोक को जलाते थे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा धुआं और प्रदूषण होता था, कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब नया क्या करने जा रहे हैं, तो अब ये इजी मेल्ट नाम की एक नई तकनीक इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोयले की जगह बिजली और गैस का इस्तेमाल होगा, और गैस भी कौन सी, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ये इस्तेमाल करेंगे, जिसे सिन गैस बोलते हैं। इससे फायदा क्या होगा, धुआं कम होगा, ज्यादा साफ स्टील बनेगा, मतलब लगभग 50% से ज्यादा प्रदूषण कम होगा इससे। इससे हमारी कोयले पर निर्भरता घटेगी, भविष्य में हाइड्रोजन से स्टील बनाना आसान होगा और पर्यावरण को कम नुकसान होगा। तो अभी इस तरह का ये स्टील प्लांट ये कहां पर शुरू करेंगे, तो इस नई तकनीक को ये शुरू करेंगे जमशेदपुर में, जो टाटा स्टील का प्लांट है वहां पर। और आपको बता दूं, ये दुनिया की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी जो इस नई तकनीक को बड़े स्तर पर इस्तेमाल करेगी। टाटा स्टील का वैसे उद्देश्य भी है, लक्ष्य भी है 2045 तक नेट जीरो बनने का। और वैसे आपको पता है भारत का जो नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य है वो कब का है, आप कहोगे 2070। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं CR पाटिल जी, जिनके पास जल शक्ति मंत्रालय है, अभी इन्होंने कौन से नंबर के भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह को शुरू किया? तो आंसर होगा नवा, मतलब इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक की हम बात कर रहे हैं। अभी इसका ये नवा संस्करण हुआ, 22 से लेकर 26 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने। और इसकी थीम भी है जलवायु के अनुसार जल प्रबंधन। और इसका आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी को बचाने और सही तरीके से इस्तेमाल करने के नए तरीके ढूंढना, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जल प्रबंधन बेहतर बनाना, और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, वैज्ञानिक और सरकारें मिलकर के इसका समाधान निकाले, यही इसका उद्देश्य है। मतलब दुनिया भर के लोग मिलकर भैया पानी बचाने और सही इस्तेमाल करने के तरीके खोजेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पे मैं आपको कुछ समिट से रिवाइज कराऊंगा। अभी आपको याद है 11वां रायसीना डायलॉग 2026 हुआ था नई दिल्ली में, और इसमें चीफ गेस्ट याद रखना फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब थे। 37 नंबर का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हुआ था बार्सिलोना स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में। शीत जल मत्स्य पालन कोल्ड वाटर फिशरीज पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में हुआ। 12वां एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ भारत मंडपम नई दिल्ली में। ब्लैक स्वान समिट हुआ भुवनेश्वर में, उड़ीसा में पहली बार हुआ, मतलब भारत में पहली बार हुआ ये। पहला बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम ये भारत में हुआ, भारत में भी कहा, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। 13वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई UAE में। और भारत 2026 में होने वाले ग्लोबल बिग कैट समिट की मेजबानी ये किस शहर में करेगा? नई दिल्ली। विश्व जल दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। गोटेक 2026 ये एक प्रमुख गो आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी थी जो हुई थी पुणे में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था कैमरून में। और वन हेल्थ समिट हुआ था लियोन फ्रांस में। त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद हुआ था बेंगलुरु में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन सम्मेलन अभी गोवा में हुआ। और नवा हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस अभी हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, किस देश ने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू की खरीद पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी यूके पार्लियामेंट ने अभी देशवासियों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए टोबैको एंड वेप्स बिल को मंजूरी दे दी है। मतलब इस नए कानून के अनुसार 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति के लिए आजीवन टोबैको प्रोडक्ट्स खरीदना पूरी तरह से इलीगल हो गया है। और सरकार का मुख्य लक्ष्य क्या है?
ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको स्मोक फ्री जनरेशन बनाना और इंग्लैंड में धूम्रपान से होने वाली सालाना लगभग 64,000 मौतों को कम करना, उनको रोकना। अच्छा, जो नियम नहीं मानेगा, जो नियम तोड़ेगा, उसके लिए क्या प्रावधान है? अगर कोई दुकानदार नाबालिग को तंबाकू या वेप बेचता है तो तुरंत जुर्माना लगेगा, कार्रवाई होगी। अच्छा, ये स्मोक फ्री जनरेशन लॉ क्या है? ये पॉलिसी फ्यूचर जनरेशन को टोबैको एडिक्शन से बचाने के लिए बनाई गई है। इस कानून के तहत तंबाकू खरीदने की लीगल एज हर साल 1 वर्ष बढ़ा दी जाएगी और इसका सीधा मतलब है कि जो पीढ़ी आज युवा है, उनके लिए तंबाकू खरीदना कभी लीगल नहीं होगा, वे आजीवन इसके दायरे से बाहर रहेंगे। ठीक है, अच्छी चीज है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न और भी ज्यादा अच्छा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस भारतीय को ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 दिया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर अतनु नाथ को। इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क करना है इसको। देखो, पहले मैं आपको बताऊं, ब्रेक थ्रू प्राइज, इसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। अभी 2026 की घोषणा कर दी गई। कहां पर? अमेरिका में। और ब्रेक थ्रू प्राइज की अगर बात करें तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला विज्ञान का सबसे बड़ा और महंगा पुरस्कार है ये, जिसे अक्सर विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया, ऑस्कर ऑफ साइंस। ये पुरस्कार 2013 में शुरू किया गया था। इनामी राशि की बात करें, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। हर विजेता को $3 मिलियन, लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलती है। आप पूछोगे हर विजेता मतलब ये 3 फील्ड में दिया जाता है, लाइफ साइंस की कैटेगरी में और फंडामेंटल फिजिक्स की कैटेगरी में और मैथमेटिक्स की कैटेगरी में दिया जाता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो है डॉक्टर अतनुनाथ का। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत में असम से बिलोंग करते हैं। असम के भौतिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अतनुनाथ। और इनको अभी किस कैटेगरी में, किस फील्ड में? तो फंडामेंटल फिजिक्स में 2026 का ब्रेक थ्रू प्राइज मिला है। अब एक्चुअली में इन्होंने किया देखो, एक्चुअली में क्या था, लगभग 376 वैज्ञानिकों की एक पूरी टीम है जिसको ये अवार्ड मिला है। उसी में डॉक्टर अतनुनाथ भी शामिल हैं। और इन वैज्ञानिकों की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको कहते हैं मुओंग G2 एक्सपेरिमेंट, और उसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूं मैं आपको, मुओंग G2 एक्सपेरिमेंट क्या है। तो मुओन ये एक छोटा कण है, एक बहुत छोटा पार्टिकल है, और वैज्ञानिक देख रहे थे कि ये कण चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेट में कैसे घूमता है। तो इस प्रयोग से पता चलता है कि हमारे यूनिवर्स के नियम सही हैं या नहीं है। अगर कुछ अलग निकलता तो नई फिजिक्स, नई खोज हो सकती है। तो उसी एक्सपेरिमेंट, मैंने एक्सपेरिमेंट हल्का सा आपको समझाया क्या है, तो उसी एक्सपेरिमेंट के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और इनमें ये एक भारतीय हैं, डॉक्टर अतनुनाथ। ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी जो दूसरी फील्ड है, गणित का भी मैं आपको बता दूं, गणित की फील्ड में किसे दिया गया? फ्रांस के गणितज्ञ हैं फ्रैंक मार्ले, उनको दिया गया है ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स। आप पूछोगे लाइफ साइंस का भी बता दो। देखो, लाइफ साइंस में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान ना रखो तो ही ठीक है। बाकी गणित में एक ही व्यक्ति थे तो साथ में मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको कहा जो भारतीय हैं वो नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी देखो, कुछ अवार्ड्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हम रिवाइज कर रहे हैं। एबेल पुरस्कार 2026, इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह भी दिया गया था गर्ड फाल्टिंग को, जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। रंगमंच में उत्कृष्टता के लिए 2026 का मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया अमोल पालेकर को, और 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया आर वेरामुथु को। इनका संबंध है तमिल से, मतलब तमिल भाषा के लेखक है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 रूबल नागी को दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के लिए घोषणा कर दी गई तो हिंदी का मिला ममता कालिया को उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए। इंग्लिश का नवतेज सरना को उनके नॉवल क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए, और राजस्थानी का जितेंद्र कुमार सोनी को उनके कहानी संग्रह भारखमा के लिए। 2026 का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया वीणा वादक जयंती कुमार रेश को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला नरेंद्र जी को, भरतनाट्यम कलाकार हैं। 2025 का सरस्वती सम्मान दिया गया राम कुमार मुखोपाध्याय को, बांग्ला लेखक हैं, और उनकी कृति हरा पार्वती कथा के लिए, जो कि एक बांग्ला उपन्यास है, इनको ये सरस्वती सम्मान मिला। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं भैया, ध्यान से सुनना, बार बार रिवाइज करना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा राजेश कुमार अग्रवाल को। तो सिंपल सा नाम याद रखेंगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके नए डायरेक्टर बन गए कौन? राजेश कुमार अग्रवाल। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसकी स्थापना होती है 1986 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय मिल जाएगा। ये भारत सरकार की एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है
और इसका काम है बिजली से जुड़े प्रोजेक्ट्स को लोन देना। जैसे बिजली बनाने वाले प्लांट हैं तो उनको लोन देगा, ट्रांसमिशन लाइन बिछ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी का सेटअप तैयार हो रहा है, तो उस मामले में ये लोन देने का काम करता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, बिजली से जुड़े प्रोडक्ट्स को ये लोन देता है। बाकी अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है, कुछ अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराऊं, नियुक्तियां। अभी जैसे इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ बने थे नागेश कपूर। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच सोजर्ड मारीजने बने, नीदरलैंड से हैं। भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने रविंद्र कुमार अग्रवाल। और चमड़ा निर्यात परिषद के अध्यक्ष बने रमेश कुमार जुनेजा। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष ए.के. बालासुब्रमण्यम बने। और अभी जो नितिन नबीन है पटना बिहार से, बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वैसे 12वें नंबर के हैं। नीति आयोग के नए सीईओ, अभी अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया नीति छिब्बर को, बीवीआर सुब्रमण्यम का स्थान लिया इन्होंने। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार बने। इंडियन आर्मी के वाइस चीफ धीरज सेठ। 18वें ब्रिक्स 2026 का शेरपा, मतलब आपको पता है इस बार ब्रिक्स को हम ही होस्ट कर रहे हैं, और इसमें भारत के शेरपा बनाया गया सुधाकर दलेला को। देश की पहली खुले तौर पर क्वीर एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सांसद बनी है मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से। और मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी नेमचा किपगेन। और आत्मा के अध्यक्ष, आत्मा मतलब ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण मामेन बने। मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर अभी युमनाम खेमचंद सिंह बने थे। ठीक है, तो ये सभी अपॉइंटमेंट्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक अभी कहां पर आयोजित की? तो आंसर होगा केरल में। तो भारत और भूटान के बीच सीमा शुल्क से जुड़ी एक बैठक अभी हुई है, जिसे ज्वाइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स कहते हैं। अब इसका 7वां संस्करण हुआ 20 और 21 अप्रैल को, कहा? केरल के मुन्नार में। तो यहाँ पर भारत और भूटान के अधिकारियों ने आपस में मिलकर के बात की कि दोनों देशों के बीच व्यापार यानी कि ट्रेड और कस्टम्स कैसे आसान और सुरक्षित बनाया जाए। तो इस बैठक का मकसद यही है कि सामान एक दूसरे के देशों में तेजी से और बिना रुकावट पहुंच जाए। ठीक है, तो इसका आयोजन केरल के मुन्नार में हुआ। बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी डेली इनकी पीडीएफ और प्रैक्टिस के लिए क्विज मॉक टेस्ट आपको मिल ही जाता है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि किस पूर्व भारतीय सांसद को अभी ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जे संतोष कुमार को। फिर अगले में आपसे पूछा कि शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल नामित किया गया, ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। और सुवारी महोत्सव ये मनाया गया अभी असम में। फिर आपसे पूछा वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया, तो आंसर होगा 23 अप्रैल को मनाया गया। एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस की जो बैठक है वो कहां पर हुई? तो आंसर होगा जापान ने इसकी मेजबानी की। फिर पूछा किस राज्य के कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के इको सेंसिटिव जोन के दर्जे को अभी रद्द कर दिया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। डीआरडीओ ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय को कौन सी एआई संचालित प्रणाली सौंपी? तो आंसर होगा प्रज्ञा। फिर पूछा कि अभी बुल्गारिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए? रोमेन रादेव। और आखिरी प्रश्न पूछा था नांदेडला भास्कर राव का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए भारत का शेरपा बनाया गया। आज ही हमने पढ़ा सुधाकर दलेला के बारे में। बाकी आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।